राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज पश्चिम बंगाल दौरे पर देश में बने प्रोजेक्ट युद्धपोत विंध्यागिरी को करेंगी लॉन्च। मेरा बंगाल नशा मुक्त बंगाल अभियान की भी करेंगी शुरुआत। हिमाचल में हाल ही में हुई बारिश से 71 लोगों की मौत, 38 लापता। राज्य के बुनियादी ढांचे को भी खासा नुकसान। प्रभावित क्षेत्रों में युद्ध स्तर पर बचाव कार्य जारी। गांधीनगर में आज से G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक शुरू। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने पर फोकस। वाराणसी में आज यूथ 20 शिखर सम्मेलन का हुआ आगाज, तो वहीं बेंगलुरु में G20 देशों के बीच आज भी सुरक्षित डिजिटल बुनियादी ढांचे पर चर्चा जारी। चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन और लैंडर मॉड्यूल आज होंगे अलग। इसके बाद शुरू होगी लैंडर की डी ऑर्बिटिंग प्रक्रिया। पाकिस्तान के फैसलाबाद में कई चर्च में तोड़फोड़ और आगजनी, 100 से अधिक लोग गिरफ्तार। अमेरिका ने की घटना की निंदा। और इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर सिटी का दबदबा कायम, सेविया को हराकर पहली बार जीता यूएफा सुपर कप का खिताब। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज कोलकाता में विंध्यागिरी प्रोजेक्ट को लॉन्च करेंगी। अपनी यात्रा के दौरान कोलकाता के राजभवन में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आयोजित नशा मुक्त भारत अभियान के तहत मेरा बंगाल नशा मुक्त बंगाल अभियान का शुभारंभ करेंगी। ये कार्यक्रम नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत कोलकाता के राजभवन में ब्रह्मा कुमारीज ने आयोजित किया है। इसके अलावा राष्ट्रपति आज भारतीय नौसेना की 17A परियोजना के छठे पोत विंध्यागिरी के संचालन सिलसिले में आयोजित कार्यक्रम में भी भाग लेंगी। कोलकाता में ये कार्यक्रम गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड में होगा। सेना की सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज कोलकाता में विंध्यागिरी प्रोजेक्ट को लॉन्च करेंगी। क्या है विंध्यागिरी प्रोजेक्ट, आइए जानते हैं। विंध्यागिरी 17A फ्रिगेट्स का छठा जहाज है। भारत में बने विंध्यागिरी को भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने इन हाउस डिजाइन किया है। इसका नाम कर्नाटक की पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। इसे गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता में बनाया गया है। इस पर ब्रह्मोस मिसाइल की भी तैनाती हो सकती है। इस युद्धपोत में बेहतर स्टील फीचर्स, उन्नत हथियार और सेंसर और प्लेटफॉर्म प्रबंधन सिस्टम है। तकनीकी रूप से उन्नत ये फ्रिगेट अपने पूर्ववर्ती लिएंडर क्लास ASW फ्रिगेट INS विंध्यागिरी को विशिष्ट सेवा के लिए एक तरह से श्रद्धांजलि है। नवनिर्मित विंध्यागिरी स्वदेशी रक्षा क्षमताओं के साथ आगे बढ़ते हुए अपनी समृद्ध नौसैनिक विरासत को संभालने के लिए तैयार है। प्रोजेक्ट 17A के तहत मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड को 4 और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड को 3 जहाजों का निर्माण सौंपा गया था। इस परियोजना के पहले 5 जहाज तारागिरी, उदयगिरी, दूनागिरी, नीलगिरी, हिमगिरी लॉन्च किए जा चुके हैं। भारत में पर्वत श्रृंखलाओं के नाम पर इन सभी जहाजों के नाम रखे गए हैं। इस परियोजना को स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट की एक श्रृंखला का निर्माण करने के लिए लॉन्च किया गया था। प्रोजेक्ट 17A का कुल मूल्य लगभग 25,700 करोड़ रुपए है। प्रोजेक्ट 17A जहाजों के उपकरणों और प्रणालियों के लिए 75% ऑर्डर MSME सहित स्वदेशी फर्म से मिले हैं। विंध्यागिरी की लॉन्चिंग आत्मनिर्भर नौसैनिक बल के निर्माण में की गई अविश्वसनीय प्रगति का एक उपयुक्त प्रमाण है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से जारी परिसीमन अधिसूचना को मंजूरी दे दी है। आयोग ने असम में विधानसभा और लोकसभा सीटों के परिसीमन के बारे में अंतिम रिपोर्ट 11 अगस्त को प्रकाशित की थी, जिसमें राज्य में विधानसभा की 126 सीट और लोकसभा की 14 सीट की कुल संख्या को पहले की तरह रखा है। इसके अलावा चुनाव पैनल ने एक संसदीय और 19 विधानसभा क्षेत्रों के नामकरण को संशोधित किया है। इस कदम का स्वागत करते हुए असम की मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि राज्य के इतिहास में ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। परिसीमन एक संवैधानिक प्रक्रिया है जो पूर्ववर्ती जनगणना के आंकड़ों के आधार पर की जाती है। लोकसभा और विधानसभा की सीटों की सीमाओं को फिर से निर्धारित करना परिसीमन कहलाता है। इसका मकसद समान जनसंख्या वर्गों के लिए समान प्रतिनिधित्व प्रदान करना है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी राजनीतिक दल को लाभ ना हो। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में बारिश ने भयंकर तबाही मचाई है। यहां मानसून शुरू होने के बाद से अभी तक 327 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 13, 14 और 15 अगस्त को हुई भारी बारिश से आई आपदा में 71 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लापता लोगों की संख्या 38 है, जिनकी तलाश जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के साथ अब सेना भी जुट गई है। आपदाग्रस्त इलाकों से लोगों को बचाने का कार्य जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सामने पहाड़ जैसी चुनौती है। वो लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं, जहां राहत शिविर स्थापित किए गए हैं। वहां भी जरूरी सामग्री की उपलब्धता के बारे में अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं। अधिकारियों को प्रभावितों को खाद्य पदार्थों, चिकित्सा सुविधा और एंटी वेनम दवाई पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाने को कहा गया है। हालात ऐसे हैं कि राज्य के बुनियादी ढांचे को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है, फिर चाहे वो बिजली की बात हो या सड़कों की। पीने के पानी की भी किल्लत से लोग जूझ रहे हैं। और वहीं हिमाचल प्रदेश में शिमला के समर हिल इलाके में 14 अगस्त को हुए भूस्खलन के बाद बचाव अभियान लगातार जारी है। भारतीय सेना, एनडीआरएफ और पुलिस के जवान बचाव अभियान में जुटे हुए हैं। लापता 21 लोगों में से अब तक 13 शव बरामद किए जा चुके हैं। आज हमारा नीचे कंटिन्यू करीब 500 फीट से नीचे और काम हमारा चला हुआ है, और उसमें आर्मी एनडीआरएफ के हैं और हमारे साथ आर्मी वाले भी हैं और एसडीआरएफ के भी हैं, तीनों पुलिस के जवान भी हैं। सभी एक साथ लगे हुए हैं। जो भी इक्विपमेंट की ज़रूरत है और चीज़ें हैं, जो स्पेशलाइज इक्विपमेंट है, वो लगे हुए हैं और काम देखते हैं कितना भी, क्योंकि 21 बंदों का मिसिंग बता रहे थे टोटल, जिसमें से 13 जो है अभी निकला है। उधर पंजाब में फिर से कई गांव में बाढ़ के पानी से वो गांव घिर गए हैं और पिछले कुछ दिनों से हिमाचल प्रदेश में अत्यधिक बारिश के कारण जलस्तर में वृद्धि के बाद भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड के अधिकारियों ने विभिन्न बांधों के दरवाजे खोल दिए हैं। भाखड़ा और पाउंड वांग से छोड़ा गया पानी राज्य में सतलुज और ब्यास के किनारे बसे कई गांवों में भर गया है। होशियारपुर, कपूरथला, रूपनगर और गुरदासपुर जिलों के कई ग्रामीण इलाकों में स्थिति बिगड़ने के बाद लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए सेना, बीएसएफ और एनडीआरएफ की टीमें प्रशासन की मदद कर रही हैं। प्रभावित गांवों के लोगों को प्रशासन ने सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। इसी तरह जालंधर जिला प्रशासन ने फिल्लौर से लेकर लोहिया तक के सतलुज किनारे के 90 किलोमीटर के क्षेत्र में लोगों को चौकस रहने को कहा है। आगे बढ़ते हैं। देहरादून की विकासनगर तहसील के लांघा जाखन गांव में भूस्खलन के कारण 15 घर और 7 गौशालाएं पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं। मकानों में दरारें आती देख प्रशासन ने लोगों को घरों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर भेजा है। प्रशासन, एसडीआरएफ और पुलिस की टीम बचाव कार्यों में जुटी हुई है। पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश का असर मैदानी इलाकों में भी अब दिखने लगा है। इसी क्रम में दिल्ली में यमुना नदी के जलस्तर में भी तेजी देखने को मिल रही है। गौरतलब है कि मध्य जुलाई में राजधानी और पहाड़ों पर भारी वर्षा के कारण दिल्ली को भीषण बाढ़ का सामना करना पड़ा था। 13 जुलाई को यमुना नदी रिकॉर्ड 208.66 मीटर तक बढ़ गई थी, जिससे पिछले रिकॉर्ड भी टूट गए थे। और वहीं डीआरडीओ के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर वीएस अरुणाचलम का निधन हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीआरडीओ के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर वीएस अरुणाचलम के निधन पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने
एक्स पर कहा है कि डॉक्टर वीएस अरुणाचलम का निधन वैज्ञानिक समुदाय और सामरिक दुनिया में एक बड़ा खालीपन छोड़ गया है। ज्ञान अनुसंधान के प्रति उनके जुनून और भारत की सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत करने में योगदान देने के लिए उनकी बहुत सराहना की जाती है। उनके परिवार और शुभचिंतकों के प्रति संवेदनाएं। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द लौटते हैं। 20,000। 10। ओके। दोनों? नो 10 का 1। इतना कैश नहीं है। कोई बात नहीं, हम यूपीआई भी लेते हैं। मेरा पेमेंट ऐप अलग है। कहीं जूते वापस मिलने की जगह जूते पड़ ना जाए। ऐप दूसरा हो या तीसरा, चाहिए बस यूपीआई। आपका मोबाइल नंबर ही बन सकता है आपका यूपीआई नंबर। और अब किसी भी पेमेंट ऐप से कोई भी पेमेंट ऐप पर यूपीआई चलेगा। अबे देख, you got to be careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी। स्विच टू सीएट। बेटा change soon. It's monsoon. तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे G20 देशों के बीच हो रहे कार्य समूह की बैठकों की। गुजरात के गांधीनगर में आज से G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक शुरू हो गई है। 19 अगस्त तक चलने वाली बैठक में 3 क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इनमें स्वास्थ्य आपात स्थितियों की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया सहित सुरक्षित, प्रभावी, गुणवत्तापूर्ण और किफायती चिकित्सा उपायों के अलावा फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना शामिल है। इसके साथ ही डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार पर भी चर्चा होगी। बैठक में संयुक्त सत्र और अतिरिक्त कार्यक्रम भी होंगे। कार्यक्रम में अतिथि देवो भव के भारतीय दर्शन पर आधारित भारत की समृद्ध विविधता और संस्कृति को भी प्रदर्शित किया जाएगा। बैठक के एजेंडे में स्वास्थ्य के क्षेत्र में तकनीक का उपयोग देश की प्राथमिकताओं में से एक है, जिसको G20 अध्यक्षता के तहत भी आगे बढ़ाया जा रहा है। और वहीं गांधीनगर में G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक से इतर आज WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन की भी शुरुआत हुई। विश्व स्वास्थ्य संगठन और आयुष मंत्रालय मिलकर पहले पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं। WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल की उपस्थिति में शिखर सम्मेलन का उन्होंने उद्घाटन किया। इसका प्रमुख लक्ष्य सभी के लिए स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित करना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ने कहा है कि भारत में योग सहित आयुर्वेद के माध्यम से पारंपरिक चिकित्सा का एक समृद्ध इतिहास है, जो प्रभावी साबित हुआ है। India has a rich history of traditional medicine through Ayurveda, including yoga, which has been shown to be effective in alleviating pain. I also saw how traditional medicine is being integrated at the primary healthcare level with a wellness garden at the clinic, where I had the opportunity to plant a tulsi tree. Traditional medicine is not a thing of the past. There is a growing demand for traditional medicine across countries, communities and cultures. और वहीं वाराणसी में आज से यूथ 20 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है, जो 20 अगस्त तक चलेगा। युवा कार्य और खेल मंत्रालय की ओर से होने जा रहे इस सम्मेलन में 100 से अधिक प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद है। G20 देशों, अतिथि देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लगभग 150 प्रतिनिधि यूथ 20 के 5 चिन्हित विषयों पर चर्चा करेंगे। ये विषय हैं कार्य का भविष्य, उद्योग 4.0, नवाचार और 21वीं सदी के कौशल, शांति निर्माण और सुलह, युद्ध रहित युग की शुरुआत, जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण। वाराणसी में होने जा रहा U20 शिखर सम्मेलन अब तक हुए विचार मंथन सत्र,
यूथ 20 चौपाल और मुख्य यूथ 20 सम्मेलन के सिलसिले में देश भर में आयोजित विभिन्न जन भागीदारी कार्यक्रमों का समापन है। और बेंगलुरु में G20 डिजिटल आर्थिक कार्य समूह की 3 दिवसीय बैठक जारी है। आज इस बैठक का दूसरा दिन है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव अल्केश कुमार शर्मा ने कार्यकारी समूह बैठक की औपचारिक शुरुआत की और कहा कि G20 अध्यक्षता के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सुरक्षित डिजिटल बुनियादी ढांचा की जरूरत पर खास जोर देता आया है। G20 अध्यक्षता के तहत डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए बुनियादी ढांचा, साइबर सुरक्षा और डिजिटली स्किलिंग की प्राथमिकता पर तेजी से काम किया जा रहा है। और वहीं दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में G20 फिल्म फेस्टिवल का आज दिल्ली में दूसरा दिन है। कल समारोह की शुरुआत सत्यजीत रे की मशहूर फिल्म पाथेर पांचाली से हुई। फिल्म फेस्टिवल में 14 देशों की 16 पुरस्कार विजेता फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। यह उत्सव 16 अगस्त से 3 सितंबर तक चलेगा। भारत का मिशन चंद्रयान 3 लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। हर रोज ये स्पेसक्राफ्ट नई मंजिल की ओर सफलतापूर्वक बढ़ रहा है। आज का दिन भी काफी अहम है। आज चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन और लैंडर मॉड्यूल अलग होंगे। अब चंद्रयान का कोई ऑर्बिट नहीं बदला जाएगा। फिलहाल ये 153 किलोमीटर इंटू 163 किलोमीटर की ऑर्बिट में घूम रहा है। कल 16 अगस्त को चांद के चारों तरफ ऑर्बिट मैनूवर पूरा हो चुका है। अब लैंडर मॉड्यूल की डी ऑर्बिटिंग होगी। सारी प्रक्रिया से गुजरने के बाद 23 अगस्त को लैंडर चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव के पास उतरेगा। इसरो के बेंगलुरु स्थित सेंटर में टेलीमेट्री, ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क के मिशन ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स से लगातार चंद्रयान 3 पर नजर रखी जा रही है। 5 अगस्त को चंद्रयान 3 चांद की पहली ऑर्बिट में पहुंचा था। इसी दिन चंद्रयान ने चांद की पहली तस्वीरें जारी की थी। इसरो के चेयरमैन डॉक्टर एस सोमनाथ कह चुके हैं कि इस बार चंद्रयान 2 वाली गलती नहीं दोहराएंगे। उन्होंने कहा है कि ईंधन की कम खपत, कम दूरी की सही गणना और सभी एल्गोरिदम को ठीक से काम करने पर नजर है। 23 तारीख को हमारे नीचे जाने का एक प्रोग्राम चलेगा जो होगा इवनिंग जी। और लैंडिंग प्रोसेस को जस्ट 30 मिनट्स लगेगा जी। हमारा ये प्रयत्न है इस समय तक हम सॉफ्ट लैंडिंग कर सकूं। हमारे लास्ट चंद्रयान 2 का फेलर के लैंडिंग सॉफ्ट लैंडिंग करने का कामयाबी नहीं हुई। सो उसके बाद हमने ये कारण के खोजा और हमसे ये सिमुलेशन के साथ हमको ये पता चला कि हमने जो एल्गोरिदम है उसको मेथड्स है उसमें जो डाला है वह अच्छा नहीं था। तो कुछ फेलर प्रोबेबिलिटी था, उस सब हमने निकाल दिया। हमने जो एडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स डाला, हमने न्यू सॉफ्टवेयर बनाया, सबको हमने कई तरफ टेस्ट किया। भारतीय तटरक्षक बल ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों और अंधेरी रात के बीच एक साहसी अभियान को अंजाम दिया। बल ने 16 अगस्त को अरब सागर में लगभग 200 किलोमीटर दूर पनामा के ध्वज वाले एक अनुसंधान पोत से चीन के एक नागरिक को सुरक्षित बाहर निकाला। जानकारी के मुताबिक ये जहाज चीन से यूएई जा रहा था। बीच रास्ते में इसके चालक दल में से एक ने सीने में दर्द और कार्डियक अरेस्ट की शिकायत की। मुंबई स्थित मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर को सूचना मिली कि रिसर्च वेसल एमवी डोंग फैंग कान 10 नंबर 2 के चालक दल में से एक को हाई बीपी के साथ कार्डियक अटैक आया है और उसे तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता है, जिसके बाद जहाज से तुरंत संपर्क किया गया और आवश्यक टेलीमेडिसिन सलाह प्रदान की गई। वहीं CGALH MK3 हेलीकॉप्टर की मदद से रोगी को हवाई मार्ग से ले जाया गया और उसे प्राथमिक उपचार दिया गया और बाद में चिकित्सा सुविधा के लिए सौंप दिया गया। जाहिर है कि रात के अंधेरे में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच इस ऑपरेशन को अंजाम देकर भारतीय तट रक्षकों ने वी प्रोटेक्ट की प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के गरीब तबके के लोगों का बैंक खाता खुलवाने के उद्देश्य को लेकर शुरू की गई प्रधानमंत्री जन धन योजना हिमाचल प्रदेश में भी कारगर साबित हो रही है। योजना के तहत प्रदेश के दूरदराज ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के विभिन्न बैंक शाखाओं में खाते खुलवाए गए हैं। प्रदेश के दूरदराज जिला कन्नौर में हजारों लोग प्रधानमंत्री जन धन योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट।
देश के हर व्यक्ति का बैंक में अपना खाता हो, इस उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की गई थी। योजना के तहत किसी भी बैंक में जाकर लोग पहचान पत्र दिखाकर जीरो बैलेंस से अपना खाता खुलवा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के जिला किन्नौर में भी जिन लोगों का बैंकों में खाता नहीं था, बैंकों द्वारा जीरो बैलेंस पर उनका खाता खुलवाकर इस योजना का लाभ दिया गया। योजना के तहत जीरो बैलेंस खाता खुलवाने वाले सभी कार्ड धारकों को रुपे कार्ड की सुविधा प्रदान की जा रही है और साथ ही कार्ड धारकों को 2018 के बाद 2 लाख रुपए का बीमा भी उपलब्ध करवाया गया है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के लाभार्थियों का कहना है कि उन्होंने योजना के तहत जीरो बैलेंस से बैंकों में अपना खाता खुलवाया था और अब वो सभी प्रकार के वित्तीय लेन देन इन्हीं बैंक खातों के माध्यम से कर रहे हैं। लाभार्थियों का कहना है कि सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के लिए प्रदान की जा रही सब्सिडी भी उनके खातों में आ रही है। मैंने जीरो बैलेंस से प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत पंजाब नेशनल बैंक में खाता खोला था। मैं सारा लेन देन इसी खाते से करती हूँ और जो भी सब्सिडी का पैसे आता है वो इसी खाते में आता है। कोरोना काल में मुझे मुफ्त में 500 के 3 किस्त मिले थे। इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। पंजाब नेशनल बैंक रिकांग पीओ के मैनेजर तिलक राज डोगरा ने बताया कि जिला किन्नौर में अलग अलग 52 बैंक शाखाओं के माध्यम से प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत अब तक 16,608 खाते खोले जा चुके हैं। इस योजना का लाभ ये है कि इस योजना में जो व्यक्ति खाता खुलवाता है उसको कोई राशि बैंक में रखने की जरूरत नहीं होती, जिसको मिनिमम बैलेंस हम बोलते हैं। जीरो बैलेंस से ये खाता खुलता है और अगर किसी कस्टमर का खाता जो है वो 6 महीने से ज़्यादा पुराना हो गया है तो उसको 10,000 रुपये का ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी जो है वो बैंक की तरफ से दी जाती है। और अगर ये खाता जो है वो आपका 6 महीने से कम है इसकी अवधि, तो इसमें 2,000 रुपये का आपको ओवरड्राफ्ट मिल जाता है। जैसे इसमें रुपी क्रेडिट कार्ड भी इशू किया जाता है। प्रधानमंत्री जन धन योजना आज देश के उन लाखों गरीब और निम्न तबके के लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है जो जानकारी के अभाव और आर्थिक तंगी के चलते बैंकों में अपना खाता खोलने में असमर्थ थे। इस योजना के तहत लोगों को न केवल 2 लाख रुपए के बीमे की सुविधा मिली है, बल्कि बैंकों द्वारा लाभार्थियों को 5,000 तक के ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। जिला किन्नौर से सीताराम नेगी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और रिजर्व बैंक इनोवेशन हब ने आसानी से लोन उपलब्ध कराने के लिए पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म का पायलट प्रोजेक्ट आज से शुरू कर रहा है। इस पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म के जरिए आरबीआई वंचित क्षेत्रों में लोन मुहैया कराने और वित्तीय समावेशन बढ़ाने के लिए काम करेगा। आरबीआई के मुताबिक पायलट प्रोजेक्ट के दौरान इस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पर मौजूदा बैंक किसान क्रेडिट कार्ड लोन, दूध उत्पादकों को लोन, बिना किसी जमानत के एमएसएमई उद्योगों को लोन, पर्सनल लोन और होम लोन देने का काम कर सकेंगे। पूरी दुनिया भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का लोहा मानती है। इस डिजिटल बुनियादी ढांचे का इस्तेमाल लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए किया जाता है। उदाहरण के तौर पर डीपीटी के जरिए औसतन हर रोज 90 लाख से ज्यादा ट्रांसफर किए जा रहे हैं। गरीबों के खाते में सीधे 30 लाख करोड़ रुपए बिना किसी लीकेज के भेजे गए। आरबीआई अब इसी डिजिटल इंफ्रा का इस्तेमाल किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए लोन देने में करने जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि किसानों को 10 मिनटों में केसीसी लोन उनके बैंक खाते में पहुंच जाएगा। हमारी आज की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। अगर आप एक किसान हैं और आपके पास आधार कार्ड और लैंड रिकॉर्ड का डेटा है तो आने वाले दिनों में आपको केसीसी लोन मिलने में 5 से 10 मिनट का ही समय लगने वाला है। आरबीआई इनोवेशन हब ने किसान क्रेडिट कार्ड के लोन को पूरी तरह से ऑनलाइन करने के पायलट की शुरुआत कर दी है। तकरीबन 2 साल पहले गवर्नर साहब ने खुद सोचा कि हमारे देश में आधार बना, यूपीआई बना, इतना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, हर एक के पास स्मार्टफोन है, तो क्या हम इसी की सहायता से 100 करोड़ लोगों को
वित्तीय सेवाएं प्रदान कर सकते हैं कि नहीं। तो उसी उद्देश्य से गवर्नर साहब और आरबीआई ने एक भारतीय रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उन्होंने एस्टैब्लिश किया। उसका मिशन है फ्रिक्शनलेस फाइनेंस फॉर अ बिलियन इंडियंस। इस प्रक्रिया में बैंकों के साथ बनाया गया सॉफ्टवेयर किसानों के खेत का डेटा और फसल के आधार पर लोन की रकम अपने आप तय कर लेता है और किसान को उचित लोन की रकम का विकल्प दिया जाता है। किसान की अनुमति मिलने के बाद बैंक तुरंत इस लोन को सैंक्शन करके लाभार्थी के खाते में डाल देता है। आरबीआई इनोवेशन हब के पायलट की इस पूरी प्रक्रिया में 6 से 10 मिनटों का ही वक्त लगता है। आरबीआई की कोशिश है कि किसानों को दी जाने वाली लोन सुविधाओं में तकनीक के इस्तेमाल के माध्यम से लोन लेने के लिए होने वाले खर्चे में कमी की जाए। इंडिया डिजिटल हुआ है, बट हमारे बैंक भाइयों ने उसको उतना डिजिटल नहीं किया किसान के लिए। तो उसी हमने सोचा कि 4 से 6 हफ्ता लगता था किसान को, उसको 4 से 5 विजिट करना पड़ता था बैंक ब्रांच। तो अब हमने सारा प्रोसेस एंड टू एंड डिजिटल करवा दिया है ताकि उनको परेशानी और कठिनाई कम हो और देश के 100 करोड़ भारतीयों को लोन आसानी से मिल सके। आरबीआई की कोशिश है कि 12 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड धारकों और 8 करोड़ दुग्ध पालकों को ये सुविधा दी जाएगी। फिलहाल 6 बैंकों के साथ 5 राज्यों में पायलट के अलग अलग मॉडल्स पर कार्य जारी है। पायलट प्रोजेक्ट का इस्तेमाल पशुपालकों को लोन देने के लिए भी किया जाएगा। आधार कार्ड, किसानों के लैंड रिकॉर्ड, केसीसी का डेटा मैच कराने की तैयारी की जा रही है। आरबीआई ब्लॉकचेन तकनीक, वेब 3.0 जैसी नई उभरती तकनीकों के जरिए किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव की तैयारी कर रहा है। उम्मीद है कि जल्द ही पायलट सफल होने के बाद इस सुविधा की शुरुआत बड़े पैमाने पर कर दी जाएगी। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और वहीं आज भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत मामूली गिरावट के साथ हुई। सेंसेक्स 61 अंकों की गिरावट के साथ 65,478 पर खुला। वहीं निफ्टी 17 अंक की गिरावट के साथ 19,448 अंक पर खुला। बता दें कि बीते दिन सेंसेक्स 137 अंक चढ़कर 65,539 पर बंद हुआ था, जबकि निफ्टी 30 अंक चढ़कर 19,465 अंक पर बंद हुआ। भारतीय स्टेट बैंक की वर्तमान वित्त वर्ष देश भर में 300 नई शाखाएं खोलने की योजना है। बैंक की इस समय देश में 22,405 शाखाएं हैं। बैंक की विदेशों में 235 शाखाएं और कार्यालय काम कर रहे हैं। बैंक को मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 16,484 करोड़ रुपए का अब तक का सर्वाधिक लाभ हुआ है। एक वर्ष पहले इसी अवधि में बैंक का लाभ 6,068 करोड़ रुपए था। और आइए अब देखते हैं कारोबार जगत की सुर्खियां फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री के ऐलान के एक दिन बाद ही कैबिनेट ने विश्वकर्मा योजना को दी मंजूरी। कौशल विकास के लिए 13,000 करोड़ रुपए की नई। और केंद्रीय कैबिनेट ने देश में ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए आपको बता दें कि तमाम प्रयास किए हैं। और रिजर्व बैंक की अगर बात करें तो इनोवेशन हब आसानी से लोन उपलब्ध कराने के लिए एक पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म यहां पर तैयार कर रहा है और इस पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म का पायलट प्रोजेक्ट आज से शुरू हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में भिलाई के मैत्री बाग जू में उन 3 नन्हे शावकों को सबके सामने लाया गया जिनका जन्म 28 अप्रैल को इसी साल हुआ था। ये तीनों व्हाइट टाइगर हैं। इनमें 2 नर और 1 मादा है। इनका नामकरण भी हो चुका है। इसके लिए आम लोगों से सुझाव मांगे गए थे। इनके नाम रुस्तम, राणा और बॉबी रखे गए हैं। नन्हे शावक पूरी तरह से स्वस्थ हैं और खुद को खुले में पाकर खूब उछल कूद कर रहे हैं। एशिया के सबसे बड़े भिलाई स्टील प्लांट के अधीनस्थ रूस और भारत के मैत्री के प्रतीक मैत्री बाग जू व्हाइट टाइगर के लिए जाना जाता है। जन्म के बाद से इन नन्हे शावकों को विशेष निगरानी में रखा गया था, पर अब आम पर्यटक भी अब इन्हें देख सकते हैं। लगभग 250 से 300 नाम सजेस्ट किए थे लोगों ने। उसमें से हमने 3 नाम सजेस्ट लोगों का कंसीडर किया है। इसमें एक का नाम रुस्तम है, एक का राणा है और एक फीमेल का बॉबी नाम रखा है। उधर पाकिस्तान में फैसलाबाद की जड़ानवाला तहसील में ईश निंदा से भड़के लोगों ने कई चर्चों में तोड़फोड़ की। भीड़ ने कम से कम 5 चर्चों को आग लगा दी। जिन चर्चों में तोड़फोड़ की गई उनमें ईसा नगरी इलाके में स्थित साल्वेशन आर्मी चर्च, यूनाइटेड प्रेस्बिटेरियन चर्च, एलाइड फाउंडेशन चर्च और शहरून वाला चर्च शामिल है। चर्चों में की गई तोड़फोड़ और आगजनी के मामले में 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल फैसलाबाद में स्थिति अब पूरी तरह से नियंत्रण में है। प्रांतीय सरकार ने भी घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं।
अमेरिका ने पाकिस्तान में चर्च पर हुए हमले की निंदा की है। अमेरिका विदेश विभाग के प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा कि हम इस बात से बेहद चिंतित हैं कि पाकिस्तान में एक धार्मिक ग्रंथ के अपमान की रिपोर्ट के जवाब में चर्चों को निशाना बनाया गया। उन्होंने इन हमलों को लेकर पाकिस्तान के अधिकारियों से जांच करने का आग्रह किया। इसके साथ ही जांच पूरी होने तक शांति बनाए रखने का भी आग्रह किया गया। अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में एक राजमार्ग पर उस समय तनाव पैदा हो गया जब एक बस में अप्रत्याशित रूप से आग लग गई, जिससे यात्री घबराकर भाग गए। आग जनरल पास राजमार्ग पर लगी। आग ने तेजी से पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद वाहनों का आवागमन बाधित हो गया। आग लगने का कारण विद्युत यांत्रिक की समस्या बताई गई है। आग पर काबू पा लिया गया है। घटना में किसी भी व्यक्ति के घायल होने की सूचना नहीं है। और डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स लोके रासमुसेन ने कहा है कि वो चीन से यूक्रेन पर मजबूत रुख अपनाने और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से युद्ध के बारे में बात करने की योजना बना रहे हैं। रासमुसेन ने चीन की अपनी 3 दिवसीय यात्रा की शुरुआत में शंघाई में कहा कि पुतिन यूरोपीय नेताओं की बात नहीं सुन रहे हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से चीन की बात सुन रहे हैं और उन्हें बोलना चाहिए। रासमुसेन ने कहा है कि वो अपने चीनी समकक्ष वांग ई के साथ यूक्रेन और द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा करेंगे जब दोनों शुक्रवार को बीजिंग में मिलेंगे। वो आज चीनी वाणिज्य मंत्री वांग वेतनायो से भी मुलाकात करेंगे। जून में यूक्रेन के प्रबल समर्थक डेनमार्क ने अगले 5 वर्षों में यूक्रेन को अपनी सैन्य सहायता बढ़ाकर $3 बिलियन से अधिक कर दी है। आगे बढ़ते हैं। न्यूयॉर्क शहर ने सुरक्षा चिंताओं के आधार पर सरकारी स्वामित्व वाले उपकरणों से टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया है। मेयर एरिक एडम्स के प्रवक्ता जोना एलन ने कहा है कि ऐप शहर के तकनीकी नेटवर्क के लिए सुरक्षा खतरा पैदा करता है। शहर की एजेंसियों को 30 दिनों के भीतर ऐप को हटाना होगा। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2020 में टिकटॉक पर रोक लगाने की मांग की थी। और बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सीधे वहां का रुख करते हैं। सैनिक स्कूल्स एंड आल्सो लॉ यूनिवर्सिटीज, फर्स्ट टाइम इन द इंडियन हिस्ट्री। अपार्ट फ्रॉम दैट, ही हैज आल्सो प्रोवाइडेड 27% रिजर्वेशंस in medical seats wherein the exams are conducted through NEET. Almost thousands of OBC students are getting benefited and they are getting seats in MBBS and MD. Apart from that, 27 OBC people have been inducted into the Union Cabinet, first time in the history of Indian Union Cabinet, wherein almost 30% are from these OBC communities. So this PM Vishwakarma, the financial outlay of rupees 13,000 crores, which covers 18 traditional trades in the first instance, like carpenter, boat maker, blacksmith, locksmith, goldsmith, potter, cobbler, mason, barber, washerman, tailor. Almost 18 traditional trades are getting benefited. Artisan and crafts people to be provided recognition with Pradhan Mantri Vishwakarma certificate, and also an ID card will be provided to them after enrolling their names. This will be now connected to MSME. MSME not only provides training to them, extends financial support, and also extend marketing support to these people. So to strengthen them, Modi ji has come up this historical program, and credit support, first instance, first tranche 1 lakh rupees will be given, and 2 lakhs in the second tranche with concessional interest rate of 5% only. This not only provides skill upgradation, toolkit, incentives, and incentive for digital transactions and marketing support. So Bharatiya Janata Party OBC Morcha will also celebrate this 17th September not only our beloved Prime Minister Modi's birthday by serving the poor and also organizing some social programs. Apart from this, we are going to celebrate throughout the country this Vishwakarma Jayanti in all district headquarters and all the state head capitals. And apart from that, Vishwakarma people who are occupied in these professions will be enrolled. This scheme will be launched on 17th September as a gift of Modi's birthday to these lakhs of people
who are surviving on these provisions. Thank you. कल कैबिनेट ने बहुत ऐतिहासिक फैसला लिया और 15 अगस्त से प्रधानमंत्री ने उसका ऐलान लाल किले की प्राचीर से किया था विश्वकर्मा योजना, और कल एक दिन पहले ऐलान किया और तुरंत तरफ से मंजूरी भी दे दी। किस तरह से देख रहे हैं ओबीसी मोर्चा, किस तरह से देख रही है? भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के माध्यम से आदरणीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद हम करते हैं, क्योंकि आज़ादी के बाद पहली बार ओबीसी समाज को इतना मान्यता मिला। लगातार 9 साल के अंदर मोदी जी सरकार ने जो ऐतिहासिक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया ओबीसी समाज के उत्थान के लिए, उनके कल्याण के लिए, जब से लेकर मोदी जी सरकार में आए तब से पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से लेकर 27% आरक्षण जो दिया गया केंद्रीय विद्या संस्थाओं में, सरकारी नौकरियों में, ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के सरकार के नेतृत्व में ही लागू किया जा रहा है, ताकि लाखों संख्या में हमारे छात्र और छात्रों ओबीसी समाज के लाभान्वित हुए। पिछले वर्ष में लगभग 4 लाख केंद्रीय विद्यालय, नवोदय पाठशाला, सैनिक स्कूल और न्याय विश्वविद्यालय में उनको एडमिशन मिला गया। उसी माध्यम से लगभग 4,500 हमारे ओबीसी समाज के बच्चों को एमबीबीएस और एनडी में पहली बार उसको एडमिशन मिला। इस तरह 27 ओबीसी समाज के लोगों को यूनियन कैबिनेट में भागीदार बनाना किस तरह ओबीसी समाज का मान, सम्मान, गौरव बढ़ाया, सिर्फ और सिर्फ वो मोदी जी से ही मुमकिन हुआ। ये कांग्रेस हमेशा ओबीसी समाज के विरोधी थे। जब जब समय पर ओबीसी समाज का आरक्षण का मुद्दा आया, नेहरू जमाने से लेकर किस तरह काका कलेकर कमीशन को टुकरा दिया नेहरू ने, आज राहुल गांधी तक कोई कमीशन ये जाति आधारित आरक्षण को समर्थन नहीं दिया कांग्रेस पार्टी ने। और राजीव गांधी जब विरोधी दल नेता के नाते सदन में ये जाति आधारित आरक्षण नहीं होना चाहिए, अगर आरक्षण दिया गया तो आर्थिक रूप से देना चाहिए, यह था उनका मानसिक स्थिति। तो ये हमेशा ये ओबीसी विरोधी है और उनका पर्दाफाश जरूर ओबीसी मोर्चा आने वाले चुनाव में करेंगे, किस तरह उनको धोखा देती आई है। इसलिए इतने महत्वपूर्ण निर्णय के अलावा कल जो पहली बार ओबीसी समाज के लिए इतनी बड़ी योजनाएं लेकर आई है ओबीसी समाज के उत्थान के लिए, और ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष के नाते मैं मोदी जी सरकार को धन्यवाद देता हूं। लगभग 13,000 करोड़ का बजट प्रावधान दिया गया इस पीएम विश्वकर्मा योजना को लेकर। पहले चरण में 18 प्रकार के पारंपरिक व्यापार को कवर किया जाएगा, ताकि उनके आर्टिसन और क्राफ्ट्समैन जो है उनके लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और पहचान पत्र भी दिए जाएंगे। 17 सितंबर से लेकर 17 सितंबर जो विश्वकर्मा जयंती जो हम मनाते हैं, उसी दिन हमारा प्रधानमंत्री का जन्मदिन। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के तोहफे के नाते इतनी बड़ी समाज को आज पीएम विश्वकर्मा का योजना जो लागू किया, भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा देश भर में इनको बड़ी पैमाने से विश्वकर्मा जयंती मनाएंगे और इन वर्ग के लोगों को भी हम इनका इसमें जरूर नामांकन करेंगे। क्रेडिट सपोर्ट द्वारा 1 लाख तक प्रथम चरण में और 2 लाख सेकंड चरण में केवल मात्र 5% ब्याज से इन वर्गों के लिए दिया जा रहा है। ये स्किल अपग्रेडेशन, टूल किट, इंसेंटिव फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन और मार्केट उपलब्धि करवाएंगे। इस तरह के कार्य सिर्फ मोदी जी सरकार में ही संभव हुआ। पिछड़ा वर्ग या गरीब के कल्याण हेतु योजनाएं लाकर उन समाजों को अपना पारंपरिक धंधे से जोड़े रखना और उनको आगे बढ़ाने महत्वपूर्ण साबित होगा। इसीलिए जो भी मानसून के सत्र में किस तरह हमारे विपक्ष ये जो गठबंधन है, ये घमंडियों का गठबंधन है, ये पूरे भ्रष्टाचार में डूबे पूरे दल जो है, परिवारवाद, वंशवाद जो बढ़ावा देने वाला पूरे ये दल
और तुष्टीकरण नीति अपनाने वाले दल एकजुट होकर एक घमंडिया गठबंधन किस तरह ये मानसून सत्र को ये के अंदर उनका पर्दाफाश हो गया। मणिपुर के मुद्दे को लेकर किस तरह वो सत्र को सदन को स्थगित करने का साजिश किया गया, पूरा लोग को जानकारी हो गया। ये अविश्वास के जो प्रस्ताव रखा गया सदन में, आपस में अपने ऊपर अविश्वास वो लोग जताते हुए ये गठबंधन के दलों के नेता, प्रधानमंत्री हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी अविश्वास प्रस्ताव पर जब उनका भाषण देने गए और मणिपुर का बारे में भी किस तरह सरकार जो निर्णय लिया गया, जो कदम उठाया गया, न सुनते हुए किस तरह बाइकाट किया गया और वॉकआउट किया गया, पूरा देश को जानकारी है। इसलिए आप अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में लगभग 60 लोग बोलने के बावजूद क्यों वॉकआउट करना पड़ा कांग्रेस को, क्यों वोटिंग मांग नहीं पाए, इसीलिए पूरा जनता को जागरूक हो गया। इसलिए आज सदन इतना करोड़ों रुपए खर्चों से चलने वाले सदन सत्र को भी किस तरह अपमान किया गया। और आने वाले चुनाव में ज़रूर देश के लोग इनको वही सदन के बाहर में रखेंगे, सदन के अंदर आने के लायक नहीं है। ये जो गठबंधन है ये विपक्ष के भूमिका निभाने के भी लायक नहीं है, ये साबित होने वाले हैं। सर, आप लोग कैसे जनता को, खासतौर से ओबीसी वर्ग को बताएंगे कि विश्वकर्मा योजना क्या है और कैसे इनरोलमेंट में आपका मोर्चा मदद करेगा, क्योंकि जो लोग गाँव में रहते हैं उनको दिक्कत होगी। ओबीसी मोर्चा बड़ी भूमिका निभाएंगे। हमारे जो भी आज देश भर में मंडल स्तर हमारे सक्रिय कमेटी है ओबीसी मोर्चा के, सभी लोगों को आदेश दिया जाएगा कि जो भी आज इस प्रोफेशन में जुड़े हुए हैं उन लोगों को सूची में जोड़ने का हम खुद सरकार के अलावा कार्यकर्ता और ओबीसी समाज के कार्यकर्ता, ओबीसी मोर्चा कार्यकर्ता के नाते एक काम करेंगे। क्योंकि पिछली बार जो हमारे भूपेंद्र यादव जी के नेतृत्व में जो कार्ड भी दिया गया उसमें भी हम ज़्यादा जुड़े हुए थे। इसी तरह उनको आज सर्टिफिकेट भी दिलाएंगे और आईडी कार्ड भी दिलाएंगे और एमएसएमई। डॉक्टर के लक्ष्मण को सुन रहे थे आप। बीजेपी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम आपको दिखा रहे थे। आपको बता दें कि ओबीसी समाज को लेकर जिस तरह से तमाम जो प्रयास सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं उसका किस तरह से लाभ मिल रहा है, उसको लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बातें रख रहे थे। और साफ तौर पर इन्होंने जो कांग्रेस की सरकार रही है इससे पहले उस पर भी निशाना साधा कि वहां पर किस तरह से अनदेखी की गई, और उसके बाद कांग्रेस और समूचा जो विपक्ष है उसको घमंडिया बताते हुए इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से मानसून सत्र में जो नुकसान हुआ है उसको लेकर आखिर उसकी भरपाई कैसे होगी। और साफ तौर पर जिस तरह से अविश्वास प्रस्ताव जो लेकर आए वो अविश्वास जो देखने को मिला वो पूरे विपक्षी की दल में देखने को मिला, और साफ तौर पर वहां पर जो उससे जो नुकसान हुआ है वो देश की जनता का हुआ है। और इससे जुड़ी तमाम बातें भी उन्होंने अपने इस पूरे ब्रीफिंग में कही हैं। और जिस तरह से ओबीसी समुदाय को लेकर जिस तरह की जो बातें थी उसमें सरकार लगातार किस तरह से काम करती हुई नजर आ रही है उसको लेकर भी उन्होंने तमाम बड़ी बातें यहां पर रखी हैं। आगे बढ़ते हैं। मैनचेस्टर सिटी ने यूएफा सुपर कप का खिताब जीतकर इतिहास रचा, तो वहीं टीम के मैनेजर पेप ग्वार्डियोला के मुताबिक ये जीत एक यूनिट के तौर पर टीम की कामयाबी को सामने रख गई। गौरतलब है कि मैनचेस्टर सिटी छठा इंग्लिश क्लब है जिसने यूएफा सुपर कप का खिताब जीता है। सेविया को हराकर पहली बार यूएफा सुपर कप का खिताब जीतने वाली मैनचेस्टर सिटी के कोच पेप ग्वार्डियोला अपनी टीम की इस हालिया सफलता से बेहद गदगद हैं। मुख्य कोच के मुताबिक पहली बार चैंपियंस लीग का खिताब जीतने के बाद पहली बार ही यूएफा सुपर कप का खिताब जीतना उनकी टीम के लिए एक बड़ी कामयाबी है, जो इस बात का उदाहरण है कि टीम किसी एक सफलता को हासिल कर रुकी नहीं बल्कि लगातार नई कामयाबियों को हासिल करने के लिए संघर्ष करती रही। हमने अपने विरोधी का इंतजार नहीं किया, सिर्फ पहले 10 मिनट हमें दूसरे हाफ में रुकना पड़ा। हम मैच जीतना चाहते थे लेकिन सिर्फ 10 मिनट के अंदर जीत हासिल करना आसान नहीं था। हम भाग्यशाली रहे कि एडी ने एक बार फिर हमें बचाया, जैसा कि उसने चैंपियंस लीग के फाइनल में भी किया था। उसने सही समय पर हमें बचाया। लेकिन हाँ, ये गेम बहुत रोमांचक रहा और जब भी गेंद जैक ग्रिलिश या फिर कोल पामेर के पास गई तब सेविया के लिए दिक्कत आई। हमने खेल के अंतिम 30 मिनट में काफ़ी अच्छा खेल दिखाया। दूसरा हाफ काफ़ी अच्छा रहा। एक हफ्ता पहले हम पेनल्टीज पर हारे थे लेकिन इस बार हमने जीत हासिल की है। मैनचेस्टर सिटी इस समय शानदार फॉर्म में है और टीम एक यूनिट के तौर पर काम कर रही है।
वैसे पिछले सीजन में टीम ने खिताब की हैट्रिक लगाई थी और अब टीम का अगला लक्ष्य क्लब विश्व कप को जीतना है। वहीं पेप गार्डियोला का सीवी मैन सिटी के साथ बेहद चमकदार होता जा रहा है, जहां इस कोच ने क्लब को अपने 7 साल से ज्यादा के कार्यकाल के दौरान 15 ट्रॉफी दिलाई है, जिसमें चैंपियंस लीग का खिताब भी शामिल है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और महिला फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहली बार पहुंचने वाली इंग्लैंड फुटबॉल टीम के प्रशंसकों के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आई जीत के कई मायने हैं। कोई इसे इंग्लैंड फुटबॉल के लिए बड़ा कदम मान रहा है, तो कोई इसे एक ऐसी टीम की जीत बता रहा है जिसने पूरे सीजन संघर्ष किया। गौरतलब है कि इंग्लैंड पहली बार महिला फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंचा है। इंग्लैंड ने बुधवार को सह मेजबान ऑस्ट्रेलिया को 3-1 से हराकर पहली बार महिला फुटबॉल विश्व कप प्रतियोगिता के फाइनल में जगह बनाई, जहां अब उनका सामना रविवार को स्पेन से होगा। इंग्लैंड की इस जीत पर टीम के प्रशंसकों में खुशी की लहर है और वह अपनी टीम की इस जीत को सिर आंखों पर ले रहे हैं। देखिए, ये मैनेजर बहुत ईमानदार है, उसका दिमाग बहुत शार्प है। वह कैसे करती है मुझे नहीं पता। इस टीम में काफी सारी इंजरी की समस्या थी पूरे सीजन के दौरान। साथ ही लॉरेंस जेम्स को रेड कार्ड भी मिला था और साथ ही साथ कुछ प्लेयर रिटायर भी हुए थे, लेकिन इस एक बात ने टीम के हौसले को कम नहीं होने दिया और हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार खेल दिखाया, जिनके पास विश्व के कुछ बेहतरीन खिलाड़ी हैं। किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। देखिए, इंग्लैंड ने अच्छा खेल दिखाया। वह आज ज्यादा शक्तिशाली टीम के रूप में सामने थे। हम ऑस्ट्रेलिया करीब 20 साल पहले आ गए थे, इसलिए मेरे बच्चे ऑस्ट्रेलियन हैं, इसलिए हमने ऑस्ट्रेलिया का समर्थन किया। लेकिन हाँ, अब फाइनल में हम इंग्लैंड का समर्थन करेंगे। फीफा महिला विश्व कप फाइनल काफी रोमांचक होने वाला है, क्योंकि इस बार टूर्नामेंट को एक नया चैंपियन मिलेगा। दरअसल फाइनल में 2 ऐसी टीमें हैं जो पहली बार खिताबी लड़ाई में पहुंची हैं। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला रविवार को आयोजित होगा, जहां एक बार फिर फुटबॉल प्रेमियों की धड़कनें तेज होंगी, लेकिन चैंपियन वही बनेगा जो मैच के दिन खुद को 100% अपनी रणनीतियों पर खरा उतारने में कामयाब होगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। अंडर 20 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप के दूसरे दिन भारतीय दल ने 2 पदक अपने नाम कर लिए। दिन का पहला पदक भारत के टॉप से एथलीट सागर जगलान ने फ्री स्टाइल स्पर्धा के 79 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक अपने नाम कर लिया। वहीं दीपक चहल ने 97 किलोग्राम भार वर्ग में फ्री स्टाइल प्रतियोगिता में कांस्य पदक पर अपना कब्जा जमा लिया। और सिरदर्द एक आम समस्या है। इसके बारे में विशेषज्ञ से कारण जानने या जांच करवाने के बजाय अक्सर कई लोग केमिस्ट से दवाई लेकर खाना यानी स्व इलाज करते रहते हैं, जो गलत तरीका है। लेकिन क्या ये सिरदर्द कहीं तनाव के कारण तो नहीं हो रहा, ये जानना भी जरूरी है। आजकल तनाव और टेंशन लगभग सभी के जीवन में शामिल है और तनाव के कारण सिर दर्द यानी टेंशन हेडेक बेहद आम हो गया है। हमारी जो यंगर जनरेशन जो है, इनके ऊपर कितने तनाव है। तनाव जो एजुकेशन, जो हमारी पढ़ाई का हो, तनाव ये जो ऑक्यूपेशन एम्प्लॉयमेंट का हो, डेडलाइंस है जो ये होता है, दिन भर रात भर काम करना, ये जो हम रेस में है कि हम नहीं करें तो आगे ना बढ़ेंगे, कंपटीशन इतनी बढ़ गई है, ये सारे स्ट्रेस की तो कारण है ही है। ये तनावपूर्ण ज़िंदगी में टेंशन हेडेक्स भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन गया है। तनाव की वजह से होने वाले सिर दर्द को दूर करने के लिए वो कारण जानने की आवश्यकता है जो सिर दर्द के लिए जिम्मेदार है। बहुत लोगों के पास ये कंप्लेंट होते हैं, नींद नहीं आना, नींद पूरी नहीं होना और दिन भर ये हेडेक रहती है, जो काम करने में डिप्रेस हो जाते हैं, टेंशन हो जाते हैं, एंग्जाइटी होती है। तो मुझे लगता है कि लाइफस्टाइल, लाइफ की रफ्तार, कॉम्पिटिटिवनेस जो हम इस दुनिया में, इस सिचुएशन में जो हम जी रहे हैं, ऑल ऑफ अस आर बीइंग प्रोन टू स्ट्रेस एंड टेंशन। काउंसलिंग, साइकोलॉजिकल जो सपोर्ट है वो भी इम्पॉर्टेंट है। कुछ मेडिसिन है जिससे टेंशन और डिप्रेशन कम कर सकते, वो भी देते हैं। पर ये जो हमारे ऑल्टरनेटिव सिस्टम्स है, स्पेशली योगा, तो योगा, मेडिटेशन, ऑल्टरनेटिव सिस्टम्स एज वेल एज साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, कुछ मेडिसिन से ये टेंशन हेडेक का भी राहत मिल सकता है। सही प्रबंधन,
जीवन में सकारात्मक बने रहना और तनाव को दूर कर इस तरह के सिरदर्द से छुटकारा मिल सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और अपनी तरह की पहली पहल के साथ फैमिली कोर्ट के सदस्य और जज असहाय महिलाओं के लिए देवदूत बन गए हैं। जी हां, महाराष्ट्र के नागपुर जिले में शुरू की गई स्वयं सिद्ध पहल के माध्यम से बड़ी संख्या में महिलाओं को कौशल विकास का पाठ पढ़ाया जा रहा है और बड़ी संख्या में महिलाएं आत्मनिर्भर और सशक्त बन रही हैं। अदालत का काम न्याय की उम्मीद से उनके दरवाजे पर दस्तक देने वाले पक्षकारों को न्याय देना है, लेकिन परिवार अदालतें इस व्यवस्था से भी परे जाकर काम कर रही हैं। महाराष्ट्र की पारिवारिक अदालतों के कर्मचारी और जज एक साथ आए हैं एक खास मकसद के लिए। इन लोगों ने स्वयं सिद्ध पहल की शुरुआत की है, जिसके माध्यम से वो महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा होने का हुनर सिखा रहे हैं। गौरतलब है कि फैमिली कोर्ट के लोगों द्वारा 2017 में शुरू की गई इस पहल के लिए हाई कोर्ट या सरकार की ओर से कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं। न्यायाधीशों ने अपने हौसले और जज्बे से राज्य के 7 जिलों में ये पहल शुरू की है। पहले बैच में नागपुर की 59 महिलाओं को उत्तम कौशल के साथ प्रमाणित किया गया है। ये पहल देश में अपनी तरह की पहली है। परिवार न्यायालय में भरण पोषण के लिए जूझ रही असहाय महिलाओं के लिए रोटरी क्लब, मातृ सेवा संघ, ICICI बैंक के माध्यम से ब्यूटी पार्लर, सिलाई, चौपहिया वाहन चलाने का प्रशिक्षण, कंप्यूटर, रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण सहित विभिन्न प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किए जाते हैं। ये स्वयं सिद्धा प्रोजेक्ट के अंतर्गत महिलाओं को सिलाई मशीन, उसके बाद में ब्यूटी पार्लर कोर्स, कंप्यूटर कोर्स, छोटे मोटे बिजनेस के लिए जो भी कोर्स है, और ये ट्रेनिंग हम पूरे मुफ्त होना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए, इसकी पूरी कोशिश करते हैं। ट्रेनिंग में कोई भी एक भी रुपए का लेन देन नहीं होता है। 59 महिलाओं की लिस्ट बनाई है, जिसमें से कम 15 महिलाओं को जॉब मिला है। 8 से 10 महिलाओं ने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया है और बाकी महिलाओं का कंप्यूटर ट्रेनिंग या ड्राइविंग ट्रेनिंग चालू है, उनको भी जॉब मिलने की संभावना है। महिला परामर्शदाताओं के माध्यम से अदालत द्वारा महिलाओं के लिए विशेष परामर्श सत्र आयोजित किए जाते हैं। प्रत्येक महिला को इस सोच के साथ खुद को सशक्त बनाने की आवश्यकता है। ये कोशिश इसलिए है कि महिलाएं सशक्त बने, महिलाओं में ये सोच जागृत हो कि वो केवल पति के भरण पोषण पर निर्भर न रहकर अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए उनका कौशल विकास जरूरी है। और इसीलिए इस पहल का उद्देश्य है कि रो मत, लड़ो। राज्य के पुणे, औरंगाबाद, मुंबई, जलगांव और कोल्हापुर के कुल 7 जिलों में अलग थलग पड़ी महिलाएं इससे लाभान्वित हो रही हैं। इस प्रोजेक्ट से कई लोगों को नौकरी मिली है तो कई अपना कारोबार चला रहे हैं और अब कई महिलाओं को अगले चरण के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। स्वयं सिद्धा करके प्रोग्राम है, वो काउंसलर मैडम ने मुझे बताया कि आप यहाँ पर जाकर ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर 1.5 महीने से आ रही हूँ और यहाँ पर आने के बाद मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस लेवल मेरा बहुत बढ़ चुका है और आगे भी जाके कुछ इनकम सोर्स होने के बाद मैं आगे जाके अपना कर सकती हूँ अपने और अपने लड़की का। मैं थैंक यू बोलती हूँ नोटरी क्लब के मेंबर्स को भी, मातृ सेवा संघ के हमारे टीचर जो है मेन चित्रा मैडम और हमारे कंप्यूटर टीचर जो प्रीति मैडम है, इनका भी धन्यवाद करती हूँ कि बिना किसी लागत के हम यहाँ कंप्यूटर ट्रेनिंग कर रहे हैं। और मुझे ये आशा भी है कि आने वाला ये कंप्यूटर ट्रेनिंग 1 महीने में हमारा जो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद जो हम एग्ज़ाम देंगे उसके बलबूते पे और मैडम लोगों के सपोर्ट से मैं कम से कम नहीं भी बोलो तो 10-15 हज़ार की ड्यूटी करके अपने बच्चों का भरण पोषण कर सकती हूँ अच्छे से। कहा जाता है कि अज्ञानी को कचहरी की सीढ़ियां नहीं चढ़नी चाहिए, लेकिन अगर कोर्ट में आने के बाद महिला सशक्त होती है तो ये पहल उसके लिए वरदान होगी। पारिवारिक झगड़ों को सुलझाने में जज सिर्फ फैसला सुनाने के अलावा और भी बहुत कुछ करते हैं और व्यक्ति को समस्या से पूरी तरह निकालने का प्रयास करते हैं। फैमिली कोर्ट के जज शुद्धोधन मोरे का कहना है कि ये काम करके उन्हें बहुत संतोष मिलता है। तो कई महिलाओं का मानना है कि ये परियोजना सैकड़ों बेबस महिलाओं के लिए उम्मीद की किरण बन गई है।
न्याय देने के लिए अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर महाराष्ट्र में पारिवारिक न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा संचालित ये स्वयं सिद्ध परियोजना देश में अपनी तरह की पहली परियोजना है और इस प्रयास की हर स्तर पर सराहना हो रही है। महाराष्ट्र से कृष्णा मस्के और रूही मलिक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।